राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। सभी को राम राम मालूम होवे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपके 7th टेस्ट दिया था उस टेस्ट के जो डिस्कशन है, किस प्रकार से हम इसकी पोस्टमार्टम करके इसको अपन चीज़ को देखेंगे। तो उससे पहले कुछ आपका मोटिवेशन के लिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनके नाम। जो फर्स्ट हैं वो अपने 1 मिनट नेपाल सिंह जी, सेकंड लोकेश कुमार जी, थर्ड अविनाश शर्मा जी, फोर्थ मुकेश जी मीणा, 5 बालाभाई जाट, 6 मनोज कुमार जी मीणा, 7th अमित जी सांकला, 8th मोहम्मद जी यासीन, 9 रजनीश सिंह जी परमार, 10th नरपत राम जी, 11 हर्षिक जी चौधरी, 12 महेंद्र जी हातल, 13 आदेश जी मीणा, 14 इनके 76 मार्क है रचना जी देवलिया, 15 प्रेम जी बिश्नोई, 16 अमित जी सिंगल, 17 मनोज सिंह जी, 18 मनीषा जी मीणा, 19 पवी जी, 20 श्रील, 21 बीपी धाकड़ जी, 22 सुमन जी स्वामी, 23 सलीम खान जी, 24 श्याम जी, 25 महावीर जी, 26 मोना जी कुमाऊत, 27 गणेश जी चौधरी, 28 राजपाल जी, 29 महेंद्र जी रांकावत और 30 पर सुधा। अब देखो, आप लोग पूर्णतः ईमानदारी से दें। देखो मेरे पास में इसकी सारी जो एल्गोरिदम है वो पूरी कंप्लीटली चीज आती है कि किस व्यक्ति ने कौन सा तो क्वेश्चन गलत किया है और कौन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के अंतर्गत कितना आप टाइमिंग ले रहे हैं। तो कहीं टाइमिंग की कुछ लोग बिल्कुल ही कम टाइम लेकर के इस प्रकार से भी काम कर रहे हैं। तो कहीं देखो थोड़ी 19-20 होने की थोड़ी संभावना रहती है। तो आप पूरा ईमानदारी के साथ में काम करें। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ अपन खुद जो लोग हैं उसमें आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो आप पूरी तसल्ली से, आपके नहीं पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जैक्टली पता तो चलेगा आपकी अभी इस समय ये पोजीशन है, इसीलिए ये आपकी टेस्ट सीरीज अपलोड ऐसा किया जाता है। तो अच्छे से आपको पूरी मन लगा करके और पूरी तसल्ली के साथ में आपको इस प्रकार से करना है। चलो 1 से मिनट आपका 1 मिनट जो मोटिवेशन का लेंगे। देखो आप इसीलिए बताया गया है कि हम लगातार कोशिश करते रहें। हर दिन ये कोशिश करनी है, अपन को लगातार कोशिश करनी है। क्या हम और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, अपने को बेहतर बनाने के लिए खुद से सवाल करते रहें। डेली का डेली, एक दिन का काम नहीं है। आज अपने अंतर्गत आपको पूरा सही से झांक करके देखना है, अपने खुद के आईने के अंतर्गत देखना है कि आज मेरी जो पोजीशन है, यदि पोजीशन आपके जैसे 1 2 3 4 और अब समझ लीजिए धीरे धीरे करके 10 है, आपकी 10 पोजीशन है और अब आपको क्या करना है, लगातार कोशिश करनी है। एक दिन नहीं, हर दिन हर क्षण आपको इस प्रकार से प्रयास करना है। आपको किस प्रकार से 10 के अंतर्गत 9 से इंप्रूवमेंट किया जाए, कैसे 9 से 8 के अंतर्गत इंप्रूवमेंट किया जाए, कैसे 8 से 7 के अंतर्गत इंप्रूवमेंट किया जाए और इसी प्रकार से 1 तक पहुंचना है। ये अपने आप को तराशना है, हमें अपने आप को क्या है, तराशना है। डेली के डेली इस प्रकार से हर चीज के अंतर्गत देखो, आज काम करने के लिए जो काम कर रहे हो वैसा ही काम नहीं करना, उसके अंतर्गत कुछ बेहतर कर सके, चाहे क्षणिक ही सही, बहुत ही कम मात्रा के अंतर्गत हो, पर अपने अंदर सुधार होना चाहिए। तब अपन कहीं ये हमेशा खुद से सवाल करते रहें, क्या मैं कल से कुछ बेटर कर रहा हूं? कल मैंने 10 घंटे पढ़ाई की थी, आज 10 घंटे 1 मिनट पढ़ाई की है। कुछ बेटर अपने आप में करोगे तो अपने आप में बहुत एक इसके आपके चमत्कारिक बेनिफिट आपको प्राप्त होंगे। चलो लेट्स स्टार्ट, हम पेपर पर आ जाते हैं। ये पेपर भी थोड़ा सा लेट ही आपके सोल्यूशन हो रहा है, हो जाना चाहिए था, पर कुछ घरेलू रीजन से आज हो रहा है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? ठीक ना। फीमेल जो स्लॉटर कन्यावध किस के अंतर्गत किया था? तो ये था अपना कोटा राज्य था। किसके अंतर्गत? कन्या को क से क याद रख देना है, कन्यावध और कोटा के अंतर्गत ध्यान रखना है। अब इसके अलावा यदि आप देखो कि दूसरे ऑप्शन भी दिए रहते हैं, तो मैं कहता हूं कि इनके अंतर्गत भी अपन को देखना चाहिए। तो 10 दिसंबर 1903 को यहां पर भी अलवर के अंतर्गत क्या हुआ था?
बाल विवाह निषेध हुआ था। क्या हुआ था? बाल विवाह और अनमेल विवाह, जिसका कोई मेल ही नहीं है, एक तो बहुत ज्यादा एज का है, एक कम एज का है, अनमेल विवाह पर प्रतिबंध हुआ था 1930 के अंतर्गत, अलवर के अंतर्गत। तो अनमेल विवाह अलवर के अंतर्गत। जयपुर किस लिए लिया गया? जयपुर यहां लिया है, इसमें सती प्रथा पर बैन किया था। सबसे पहले इन्होंने सती प्रथा पर बैन किया था। तो ये यहां से क्वेश्चन, यदि इस बार अपन ने कन्यावध का पूछा है तो यहां से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो ये यहां इसलिए लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अपन ने जो इस बार पेपर का जो स्तर था, काफी अच्छा स्तर था, काफी अच्छा स्टैंडर्ड था। तो आपको सारे क्वेश्चन का इसी प्रकार से भी एनालिसिस करते हुए देखना है। आपको ऐसा नहीं कि सीधा थोड़ा सा देखा फिर हाँ ठीक 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 ठीक, इस प्रकार से नहीं करना है। काम करो तो काम पूरा तसल्ली से और तय दिल से करना है। भाई राजस्थान सेवा संघ, ये क्वेश्चन अभी आया था, ये राजस्थान सेवा संघ अभी आपने देखा होगा, कल ही अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, जो वन पाल वाला एग्जाम हुआ था। तो राजस्थान सेवा संघ 1919 के अंतर्गत कहां बना था? वर्धा के अंतर्गत था। क्या था? वर्धा के अंतर्गत था। अब बात आती है नेक्स्ट, जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, मारवाड़ हितकारिणी सभा है। अब इसके अंतर्गत देखोगे तो नेक्स्ट है मारवाड़ हितकारिणी सभा है, वो आ जाएगी 1923 के अंतर्गत आ जाएगी। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, अखिल राज्य देसी राज्य परिषद, पहले नरेंद्र मंडल को मिला दो, आपको पता है 1921 के अंतर्गत था, जो चैम्बर्स थे। और इसके बाद में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद। देखो यहां से यदि पहला ही ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत अपन को क्या दिखाई दे रहा है? वर्धा। और तो इसके अंतर्गत ये देखने से यहां से पता चलता है कि या तो ये ऑप्शन होगा फिर, या ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो कहां से संबंधित है? भाई मारवाड़ हितकारिणी सभा यदि 1923 से अपन को पता चल रहा है, जोधपुर के अंतर्गत बनी थी, जोधपुर में 1923, ये चलो पता चल रहा है, ठीक है, चलो नहीं भी पता चला है। यदि नरेंद्र मंडल अपन को पता चल गया है कि नरेंद्र मंडल कहां है, नरेंद्र मंडल, चलो इनके अंतर्गत भी एक एक आ रहा है, अब अपन को यहीं से पता चलेगा। तो ये 1923 के अंतर्गत, और अखिल जो भारतीय देसी राज्य परिषद है वो 1927 के अंतर्गत थी, और ये कहां पर हुई थी? बंबई के अंतर्गत हुई थी। तो ये यहां पर इस प्रकार से पता चलता है कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे आराम से बिल्कुल तसल्ली से देख करके मैचिंग करके और कौन कौन से कर सकते हैं वो देखने। गांधी आश्रम की स्थापना राजस्थान में कहां पर हुई थी? तो गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी अजमेर के अंतर्गत हुई थी। कहां हुई थी? अजमेर के अंतर्गत, जो हटुंडी नामक जगह है वहां पर इस प्रकार से गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। और 1927 के अंतर्गत, ये जो अभी क्वेश्चन बता रहा हूं ये सब अपने RBSC के अंतर्गत है, राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत क्वेश्चन आए हुए हैं। और अभी भी आप यदि पुराना ये पेपर देखोगे तो ये पेपर भी जो वनपाल का भी हुआ है, वनपाल वन रक्षक है, उन एग्जामों के अंतर्गत भी आप देखोगे मोस्टली पेपर कहां से आए हुए हैं? इन्हीं में से आए हुए हैं। एक कल क्वेश्चन उसके अंतर्गत जो विद्युत वाला था, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके अंतर्गत जो विद्युत की अपने विद्युत क्या था? रेलवे का था, रेलवे के अंतर्गत था। तो 8 पॉइंट समथिंग कुछ है, और उसके अंतर्गत 10 आएगा, अपने परसेंटेज आएगा रेलवे की कितनी मात्रा है। तो उसको थोड़ा चेंज कर लेना, एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत थोड़ी सी दिक्कत थी। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, मीणा जाति के उत्थान के लिए नीम का थाना में, कहां पर हुआ था? नीम का थाना में। किसके द्वारा? जैन मुनि सागर के सम्मेलन आयोजन कब किया गया? अब उस समय बहुत सारे इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, और ये भी किसी जाति विशेष पे इस प्रकार के लगना इनका कोई औचित्य नहीं था। तो इनके 1924 के अंतर्गत जो एक इन पर एक्ट ये था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये पूछ सकते हैं कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब किस समय का था? तो 1924 के अंतर्गत था, ये एक्ट था। इसी के अलावा जो 1930 है, 1930 के अंतर्गत था जराइम पेशा कानून। इसके तहत इनको थाने के अंतर्गत डेली हाजिरी देनी पड़ती थी। अब बात आती है कि ये जो सम्मेलन किया गया था इनके उत्थान के लिए, वो कब हुआ था? 1944 के अंतर्गत हुआ था। 1945 के अंतर्गत भी मीणा जनजाति के उत्थान के लिए एक और अपने हुआ था, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद हुआ था, का 6वां सम्मेलन हुआ था। अखिल भारतीय, ये राजस्थान बोर्ड से ही है, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, इसका 6वां अधिवेशन हुआ था, और 6वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो यहां से देखो क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन के अंतर्गत अपन बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं।
तो आपको इनको अच्छे से क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, मेव किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए अंजुमन खादिम उल इस्लाम इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे भाई नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये मोहम्मद हादी है, इनके द्वारा की थी। ये भी राजस्थान बोर्ड की किताब से लिया हुआ 1932 के अंतर्गत इन्होंने हादी साहब ने कर दी थी। नेक्स्ट बात आती है, इनका गौस और गफार से कोई ऐसा संबंध नहीं था। जो अलवर के मेव किसान आंदोलन है इनको संगठित करने के लिए और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किए गए थे चौधरी यासीन के द्वारा इस प्रकार का और प्रयास किया गया था। तो ये मूलतः आपको ध्यान रखना है। तो मेव किसान आंदोलन को संगठित करने वाले चौधरी यासीन थे और अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना करने वाले थे मोहम्मद हादी थे। नेक्स्ट देखिए, किस किसान आंदोलन में किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? देखो, ट्रेंच आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो यह किया गया था बेंगू के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? बेंगू के अंतर्गत किया गया था। अब बिजोलिया के अंतर्गत याद रखना हो तो थोड़ा सा इतना सा ध्यान रख लीजिए भाई, इसके अंतर्गत विजय सिंह पथिक का रहा था, साधु सीताराम दास का था। सबसे ज्यादा 1897 से लेकर के अपने 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला था। कुछ इस प्रकार से इसके अंतर्गत बातें हैं। फिर इसमें जब उन ऊपरमाल पंच बोर्ड के साथ में विजय सिंह पथिक इसके अंतर्गत बिजोलिया किसान आंदोलन के आ गए थे। अब जितनी भी चीजें आ रही है, और विजय सिंह पथिक ने क्या किया था, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, ये इन्हीं के पत्र वगैरह थे। अब देखो, बूंदी का किसान आंदोलन, अब यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब ये कल भी आपने देखा होगा, वनपाल वन रक्षक के अंतर्गत था बरड़ का किसान आंदोलन। इसको कहते हैं बूंदी के बरड़ का किसान आंदोलन था। ये 1923 के आसपास इस प्रकार का आंदोलन किया गया था। और जो बेंगू का किसान आंदोलन है वो कब था? 1921 के अंतर्गत था। और इस बेंगू के जो किसान आंदोलन है, इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई? इससे यह बन सकता है, इसे बोल्शेविक की अपने समझौता कहा जाता है, इसे बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। और यहां पर जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड का नाम क्या था? गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड था। तो ऐसी चीजें और भी आप चीजें ध्यान रख सकते हो। 1925 के अंतर्गत था, जो अलवर के अंतर्गत था, उसका नाम था निमूचना हत्याकांड। निमूचना हत्याकांड, यहां से देखो क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। निमूचना हत्याकांड, निमूचना हत्याकांड की जो संज्ञा थी वो ऐसा लगता है जैसे जो जलियांवाला बाग कांड है उसी के प्रकार का था। उससे ही विभत्स सा लोगों को मारा गया था। तो अपने जो ट्रेंच आयोग था, ट्रेंच बेंगू किसान आंदोलन था, ठीक ना। ट्रेंच से आप यह रख सकते हो टीबी हो जाती है, ठीक नहीं। ट्रेंच अपने बेंगू पर, बेंगू और बूंदी आप इसके अंतर्गत सभी के अंतर्गत गड़बड़ हो जाओगे ना। बेंगू को कोई ऐसा किसी भी प्रकार से कर दो, बेंगू, कोई टॉर्च लेके चल रहा है बेंगू, इस प्रकार से याद कर लेना है इसको, कैसे भी आपको अच्छा लगता हो जैसे ना। नेक्स्ट देखिए, 1937 ईस्वी में लाग बाग के संबंध में बीकानेर का प्रथम किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसान का जो लाग बाग के नेतृत्व बीकानेर का प्रथम था वो था जगजीवन जी चौधरी के नेतृत्व में। डी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके अलावा आता है कि ये जगजीवन जी ने बीकानेर का जो प्रथम किसान आंदोलन था ये किसके, ये देखो गंगा सिंह जी लिखा है, किसके विरुद्ध किया था? गंगा सिंह जी ने किया था। अब रामनारायण चौधरी का यहां से क्या संबंध है? तो ये बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया था। और यहीं पर क्या था? गोविंदपुरा हत्याकांड, अभी अपन ने देखा ही था, गोविंदपुरा हत्याकांड था, इससे ये संबंधित है। फिर राजा कृष्ण सिंह कौन है? ये भरतपुर के राजा थे। कौन थे? भरतपुर के राजा थे, भरतपुर के राजा थे। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत भरतपुर के अंतर्गत योगदान दिया था। पर लाग बाग के लिए बीकानेर का प्रथम किसान आंदोलन किसने नेतृत्व किया था? जगजीवन राम चौधरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है कि इनके कालक्रम के अनुसार सही कौन सा है। भाई कौन सा आंदोलन सबसे पहले हुआ है और कौन सा आंदोलन सबसे लास्ट के अंतर्गत हुआ है, इससे अपन को ये कालक्रम देखना है। तो अब एक तो ये चीज पता चलती है कि भाई बिजोलिया तो सबसे एटलीस्ट कम से कम सबसे पहले था ही था। तो अपन को सबसे पहले बी देखना है। तो अपन को बी देखते ही ये पता चल गया कि ये ऑप्शन यहीं से आ रहा है। तो बिजोलिया के बाद में बेंगू था। ऐसा ऑप्शन से आपको दूसरे काटने हैं। बिजोलिया, बेंगू के बाद में था मारवाड़ के बाद में था बीकानेर था। अब यदि इनकी टाइम पीरियड देखा जाए तो ये तो अपना बिजोलिया था 1897 के आसपास का था। बेंगू किसान आंदोलन था जो 1921 के आसपास था। मारवाड़ किसान आंदोलन था वो 1923 के आसपास, और इसके सूत्रधार जो मोतीलाल तेज अपने इस प्रकार से थे। बीकानेर के अंतर्गत 1937 के अंतर्गत था। बीकानेर का 1937 और जगजीवन राम चौधरी थे।
इसके साथ साथ में अपने आंग्ल भाषा के अंतर्गत भी दिए हुए हैं, जिससे आपको और भी किसी को समझ में नहीं आते हो तो समझ में आ जाते हैं। चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में नियुक्तियों में सही तथ्य ये प्रसिद्ध है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है बात, महाराणा कुंभा ने ये जो अपने जो गुजरात के क्या अपने मालवा के शासक को हरा करके इन्होंने ये चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनाया था। इस विजय स्तंभ को क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। अब बात आती है कि ये 11 मंजिला है। नहीं भाई 11 मंजिला नहीं है, तो कितना है, 9 मंजिला है। कितना है, 9 मंजिला है। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, बिल्कुल इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। और ये इन्हीं जेता के पुत्र नामा, पोमा तथा पुंजा इनके निर्देशन के अंतर्गत बनाया था। और यदि विजय स्तंभ के बारे में देखा जाए तो ये क्या है, विष्णु को समर्पित है। जो भगवान विष्णु है, कौन है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अब नेक्स्ट आती है कि इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो जेम्स टॉड ने भी एक इसके बारे में बात कही थी, ये भी ध्यान रख लेनी है। जेम्स टॉड ने क्या कहा था, ये भारतीय मूर्ति कला का इसे विश्व कोश कहा था। किसे, विजय स्तंभ को इसे मूर्ति कोश के रूप में कहा गया है। तो ये यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी, तो चक्रपाणि मिश्र थे। डी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब बात आती है, ये भी चारण कवियत्री थी। चंद्रमौली जी ये प्रताप के दरबारी अपने पंडित थे। और दूसरा अड्डा की एक प्रसिद्ध, आपको एक ही चीज ध्यान रख लेनी है, विरुद्ध छतरी थी। और कृतार बावनी ये भी इनकी दूसरा अड्डा की थी। नेक्स्ट देखिए, प्रांकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अब देखो यदि देखा जाए तो ये क्या है, वित्तीय समिति है। क्या है, वित्तीय समिति है। और 3 वित्तीय समितियां इसके अंतर्गत होती है। एक तो होती है प्रांकलन, जो आंकलन करने का काम करती है। क्या करती है, आंकलन करती है कि भाई कितना इसके अंतर्गत पैसा लगेगा, कितना होगा। तो ये अफवाह को रोकने का काम करती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30वें सदस्य किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। चुने कैसे जाते हैं, तो तीनों के अंतर्गत ही अनुपातिक जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। और तीनों के लिए 1-1 साल होता है। ये सब में ध्यान रखना आपको। एक होती है लोकलेखा, इसके अंतर्गत 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं जो राज्यसभा से। इसे कैग का मित्र और दार्शनिक भी कहा जाता है, मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक कहा जाता है। और एक होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसका भी कार्यकाल 1 साल के लिए है। और ये जो सार्वजनिक उपक्रम है, ये उपक्रमों के जो है और इसके बारे में इसको जांच करना, इनके प्रतिवेदन देना, इस प्रकार के काम करती है। तो ये 15 और 7 इसके अंतर्गत भी 22 सदस्य हैं। ये 15 लोकसभा से और 7 है जो राज्यसभा से। तो 1 वर्ष आपको ये ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन इसके अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा की उपस्थिति में जो सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 2/3 क्या है, 1/3 क्या है, सामान्य बहुमत क्या है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है, जो उनका उल्लेख है वो 93 के अंतर्गत किया हुआ है। चलो ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बात कर दी। हटाने की बात आएंगे तो पहले तो इनको सूचना देनी पड़ेगी 14 दिन पूर्व, जैसे राष्ट्रपति को दी जाती है। 2/3 बहुमत से इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से जो सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, फिर जो उनका बहुमत होता है, बहुमत किसे कहेंगे, जब 50-50 के अंतर्गत जो 51 है, एक के पास में 49 है, तो ये 51 वाला क्या है, बहुमत है। तो इन सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक ना, तो ये यहां पर इसके अंतर्गत मुख्य चीज है। नेक्स्ट देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की यदि बात करें तो संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। और इसकी जो कार्रवाई की बात है, संयुक्त अधिवेशन की जो कार्रवाई है और कार्रवाई में जो अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसकी बात की गई 118(4) के अंतर्गत है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो एक तो ये होगा संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित करता है। ये अपन ने एक्स्ट्रा नॉलेज देख लिया है कि भाई इसमें सामान्य बातें क्या है। और दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, नहीं भाई, दोनों सदस्यों की कुल तिहाई के
2/3 बहुमत द्वारा दोनों सदनों के कुल उपस्थित, अब ये चीज देखो, यहां से क्वेश्चन बन रहा है कुल उपस्थित और मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। जैसे आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है, आपको देखो सामान्य क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन आपने सही भी कर दिया, उसको कहीं पे भी नहीं करना है, और नया क्वेश्चन जैसे ही मिला आपको, आप वहां पर 5 स्टार बना लीजिए और इसको वन लाइनर के अंतर्गत आप बना लीजिए। अब बात आती है संयुक्त अधिवेशन की बात आती है, तो संयुक्त अधिवेशन कब नहीं बुलाया जा सकता है? यदि कोई धन विधेयक है और जो कोई कभी संविधान में संशोधन की बात आती है, तब संयुक्त अधिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु देखो 3 बार अपने संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। एक तो दहेज प्रतिषेध पर, यह जवाहरलाल नेहरू के समय की बात है। एक इसके अलावा बैंकिंग सेवा आयोग 1978 में। एक बना था आतंकवाद निरोध आयोग, जो पोटो टाडा वगैरह थे, ये 2002 के अंतर्गत आतंकवाद निरोध अध्यादेश, ये 2002 के अंतर्गत। तो ये कुल अभी तक 3 ही संयुक्त अधिवेशन आ रखे हैं, तो ये भी अपन को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश करने की शक्ति है? अध्यादेश जब लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही है, जब कोई सत्र नहीं चल रहा है, तब यह अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है, और वह कानून है बी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो भी 200 के अंतर्गत क्या है? यहां पर यदि टीचर ने लिया है 200, तो कोई न कोई कारण पक्का ही है। विधेयक पर राज्यपाल की सबसे पहले, यदि कोई ये राज्यपाल किसी भी विधेयक पर जो अनुमति देता है, तो या तो अनुमति दे सकता है या फिर उसे रिजेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, वो राष्ट्रपति को भी इसको भेज सकता है, कोई विचार आया तो, और विधेयक को सदन के लिए पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। ये 3 बातें अपने राज्यपाल के पास इसके अंतर्गत अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दी हुई है। या तो वह जो आपने चीज आई है उसको अनुमति दे देगा, या वापस से पुनर्विचार के लिए भेज देगा, या फिर उसे राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट देखिए, जो 223 है, 223 किससे संबंधित है? तो ये कार्यकारी मुख्य जो न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है, ये उच्च हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है। बस इतना ही इसके अंतर्गत दिया हुआ है, और इसका जो हाईकोर्ट है उसका उल्लेख 214 से लेकर के 231 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसकी प्रक्रिया दी हुई। नेक्स्ट देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे होने लग जाएंगे। देखो, भारत के राष्ट्रपति प्रोक्ष निर्वाचित होता है, कथन आर, ठीक है, प्रोक्ष बिल्कुल प्रोक्ष रूप से हो रहा है। अब बात आती है कि भारतीय संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ में जोड़ा गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से एग्जैक्ट हमने इसी प्रकार से काम किया है। तो ए और आर दोनों सत्य भी है, उसका मान्य स्पष्टीकरण भी यहां पर आता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रधानमंत्री का पद कैसे है? बिल्कुल परंपराओं पर आधारित कोई नहीं है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, संविधान द्वारा अपने घटित है। क्या है? अपने संविधान द्वारा घटित है। और 75(1) के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और जो सदस्य जिसका लोकसभा के अंतर्गत बहुमत मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को आगे देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन के अंतर्गत ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो ट्रिक्स से भी आपको पता चलता है। देखो, भारत के प्रधानमंत्री की निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम से सही है? अब यहां पर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ट्रिक से प्रधानमंत्रियों के, राष्ट्रपतियों के, उपराष्ट्रपति के, अपने जो उप प्रधानमंत्री, इनके ध्यान नाम रखने चाहिए। जैसे मैं आपको प्रधानमंत्री के नाम बताता हूं। देखो, जलाई मोच इराविच राव अमन, ठीक ना, अमन। अब देखो, जलाई से क्या आ रहा है? सबसे पहले कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर अपने वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर वेंकट, ये कौन थे? राव बन गए थे, नाम भूल रहा हूं मैं, अटल बिहारी वाजपेयी, देसे देवगौड़ा, इंद्र कुमार HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी बन गए थे, मनमोहन सिंह, और फिर नरेंद्र मोदी। तो जलाई मोच इराविच राव अमन, इससे आपको पता चल जाएगा। अब जला से अपने जवाहरलाल नेहरू, तो सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू हो ही गए भाई। अब इनमें और इनमें होगा, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही
कट गए। फिर जला ई से इंदिरा गांधी, फिर 2 के बाद में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 2 के बाद में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने सी ऑप्शन, इससे ही पता चल जाता है ना। तो अपने जवाहरलाल नेहरू के बाद में 1 इंदिरा गांधी के बाद में 3 मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। और आपको इससे भी पता चल जाता है, ट्विंग स्टार से भी, कि ये छोटा सा इस प्रकार से बना हुआ है, मेथड से आपके गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलवाता है। और राष्ट्रपति खुद किसकी शपथ लेता है? वो पदीय कर्तव्यों और जो संविधान की विधि की रक्षा की शपथ लेता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये आ गए आपके करंट के क्वेश्चन। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक, बिल्कुल पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर तैयार किया जाता है कि कौन से क्वेश्चन कितने देने हैं। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22, हालांकि धीरे धीरे अपन पूरा पेपर भी जैसा पैटर्न हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। और पेपर का स्तर बहुत अच्छा था, ये आपको मानना पड़ेगा। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 151 देशों में 131, पहले 131वां था, अब कौन सा है, 132वां। ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, कोई भी अपने सूचकांक हो उसमें कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कथन इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, बी कथन आ जाएगा, 2 सही है। इसके अंतर्गत यदि 132 होता तब बात अलग थी, नहीं तो कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा। अब देखो, जो मानव विकास जो सूचकांक है 3 आधार पर निकाला जाता है। एक तो शिक्षा, एक अपने स्वास्थ्य मतलब जीवन प्रत्याशा, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, 3 आधार पर इसको निकाला जाता है। देखो, इसमें शीर्ष स्थान रहा वो स्विट्जरलैंड का था। किसका था? स्विट्जरलैंड का था। सेकंड स्थान था जो नॉर्वे का था। देखो, इन देशों के अंतर्गत किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेटरी वगैरह नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति के अंतर्गत आते हैं। भारत का यदि स्थान देखोगे 132वां और 0.66 के में मध्यम मानव विकास के अंतर्गत आता है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत में कौन सा स्थान है, इसे जारी करने वाली संस्था कौन सी है? देखो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन सा स्थान था भारत का, तो 132 देश थे। 132 के अंतर्गत भारत का स्थान कौन सा था, 140वां था। 140 का 40वां था, 40। अब यहां 2 चीजें आ रही है। तो विश्व जो नवाचार कौन करिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात आ रही है, यहां पर सी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वर्ष 2020 का, ये ध्यान रखना, वर्ष 2020 का दिया भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री को प्रदान किया गया। तो प्रसिद्ध अभिनेत्री के अंतर्गत कौन थी? आशा पारेख, डी ऑप्शन इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। हेमा मालिनी, आशा भोसले और पूनम ढिल्लो थी, ये इसमें इनको देने वाली ज्यूरी के अंतर्गत थी, ये इनके अंतर्गत ज्यूरी के अंतर्गत थी। और ये कितने प्रकार के थे, तो ये 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। यदि इनकी मूवी देखी जाए तो मूवी इनके अंतर्गत कौन कौन सी है, दिल देखो, कटी पतंग, ये बहुत फेमस है। कटी पतंग किसकी है, इन्हीं की अपने आई हुई है, आशा जो पारेख जी है। तीसरी मंजिल, फिर कारवा, ये सब के सब किसकी है, आशा पारेख की है। और इसी कारण इन्हें कुछ अच्छा काम किया है, इसीलिए इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत भी राशि कितनी मिलती है, अपने 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का स्थान SDI 6.33 है, ठीक है। स्विट्जरलैंड है, हमने पहले ही बात कर ली। ये होता पोस्टमार्टम से क्वेश्चन का पता लगना। तो दोनों ही चीजें इसके अंतर्गत आ रही है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस सार्वजनिक कंपनी को मां रतन कंपनी का दर्जा दिया गया? मां रतन कंपनी का दर्जा दे दिया गया। अभी हाल ही के अंतर्गत किसे दिया गया भाई? कोल इंडिया, NTPC, IOCL, ये पहले ही लगती है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसको भी दिया गया। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ये है क्या वैसे, ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और इसे 1969 के अंतर्गत इसकी स्थापना हो गई है। ये देश भर के अंतर्गत जितनी भी बिजली कंपनियां हैं, जो बिजली क्षेत्र है, उसके वित्त पोषण पर ध्यान देती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, तो REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, जो मां रतन कंपनी है उसको दर्जा दिया जाता है 3 इसके अंतर्गत कैटेगरी चीजों से दिया जाता है। एक तो होता है वार्षिक
टर्नओवर, पूरे साल के अंतर्गत कितना, जैसे कोई लेन देन कर रहे हैं, इतना पैसा, ये चीज़ ली, ये चीज़ आई। जैसे आपके कहते हो कि पूरे दिन किसी दुकान के अंतर्गत हैं तो गले में कितना पैसा आया, तो वार्षिक टर्नओवर कितना आया, तो ये होता है यदि किसी कंपनी का 25,000 करोड़ है, 25,000 करोड़ है, इससे भी अधिक है। अब उसकी नेटवर्थ होता है, अब जो भी इसके बकाया किसी को देने हैं वो उन्होंने दे दिए तो उसको नेटवर्थ कहेंगे। तो नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 15,000 करोड़ से अधिक है तब ठीक है। और उसके नेट प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ से अधिक है, भाई कह रहा हूं, ठीक ना। यदि ये है तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। और अभी किसको दिया है, आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मेघदूत वायुमंडलीय जनरेटर मशीन है, बिल्कुल जनरेटर मशीन है, ये हवा से पानी निकाल का इस प्रकार से बनाने का काम कर रहा है। हजीरा रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट लगाया गया है, बिल्कुल लगाया गया है। तो ये दोनों क्या है, सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम श्री योजना तो प्रदेश के 500 विद्यालय चिन्हित किए गए। भाई 500 नहीं किए गए, कितने किए गए, 716 किए गए। प्रदेश मतलब राजस्थान के किए गए। और प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन करना है, एक तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हो और एक अपने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हो, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हो। अब इसमें करेंगे क्या भाई, पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्मार्ट क्लासेज, नवीनतम तकनीक, आधुनिक अवसंरचना इस प्रकार की जाएगी। और पूरे देश भर के अंतर्गत 14,500 स्कूलों का इस प्रकार से बनाया गया है। और नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसके तहत अपन काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 132 वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश करने के अंतर्गत कौन सा कथन सही है। देखो अपने यहाँ एक क्वेश्चन नहीं लिया, बहुत सारे 3 क्वेश्चन तो देखो सीधे बताता हूं। 132 के अंतर्गत क्या है, वारंट निष्पादन करने और बलपूर्वक प्रवेश करने की बात आई है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। कार्रवाई सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के पहले की जा सकती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, संपत्ति महिला से संबंधित होने पर 2 घंटे पूर्व नोटिस देने का। अब बात यहां पर थोड़ी सी गलत है, 3 घंटे पहले नोटिस देने का कहा जाएगा। तो इसके अंतर्गत कथन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, एक आ जाएगा। पर क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन आप यहां पर एक साथ में देख रहे हो। नेक्स्ट देखिए, यहां 4 क्वेश्चन आप एक साथ में देख रहे हो। निम्न में से कौन सी धारा संगत नहीं है। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। यदि आप नए हैं तो आप हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो जरूर देखें, उससे आप इससे टेस्ट से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल अपने फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, उसमें ऐसी कोई अपने बाध्यता नहीं रखी है ना। धारा 135 नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय, बिल्कुल सही बात है। 129 में बिल की अंतर्वस्तु के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होती है। 127 में करों की वसूल करने का कर्तव्य है। और 138 के अंतर्गत करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व है। अब ये चीज नहीं है, यहां समस्त संदाय के लिए रसीद का दिया जाना। 138 में क्या है, समस्त जो संदाय जो बकाया है, जो पेमेंट कर रहे हो उसके लिए क्या है, रसीद का दिया जाना। 138 के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 131। अब देखो 1-2 चीज दे रहे हैं। धारा 131 के अंतर्गत व्यक्ति मांग का नोटिस जारी होने कि कितने दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वारंट जारी किया जा सकता है। कितने दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो वारंट जारी किया जा सकता है। तो वो 15 दिन की बात अपने यहां पर लिखी हुई है, ठीक ना। 15 दिन तक यदि कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसको वारंट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 129 क्या कह रही है, अंतर्गत बिल की अंतर्वस्तु दी गई। निम्न से कौन सा सही नहीं है। तो बिल का समय अवधि दी हुई होती है, संपत्ति आजीविका विवरण दिया रहता है, बिल की समय अवधि दी रहती है। उपयुक्त सभी संगत है। तो अंतर्वस्तु के अंतर्गत बिल की समय, आजीविका, अपील की समय अवधि वगैरह सब चीजें इसके अंतर्गत दी रहती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के धारा 159 के तहत निष्पादन योजनाओं की कालावधि कितनी होती है। निष्पादन योजनाओं की कालावधि कितनी होगी। तो जो 20 वर्ष का है वो तो क्या है, मास्टर प्लान है। क्या है, मास्टर प्लान बनाया जाता है जो नगरपालिका, नगर निगम के अंतर्गत, नगर परिषद के अंतर्गत या चाहे 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। जो 5 वर्ष का है वो क्या है, निष्पादन योजना है। अब यहां से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 वर्ष क्या हो जाएगा, वार्षिक नगरपालिका। साल के अंतर्गत भी क्या होती है, वार्षिक अपने नगरपालिका कार्य योजना। आप लोगों को भी इसी प्रकार से डेली के डेली
योजनाएं बनानी है जिससे अपन जो अगले के 4-5 महीने काम करें उसके अंतर्गत पूरी ताकत के साथ में काम कर सको। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 159 के तहत मास्टर प्लान में शहरों के जोनों में बांटा जाता है। किन शहरों को बांटा जाता है? ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 1 लाख से अधिक के अंतर्गत जोड़ा जाता है। इसको 5 स्टार क्वेश्चन लगा लेना भाई, यदि इसको अच्छे से पढ़ लेना। अमेंडमेंट किया गया और जोड़ा गया और बहुत छोटी चीज जोड़ी गई। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या है उन शहरों को जोनों के अंतर्गत बांटा जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मास्टर प्लान योजनाएं किसके द्वारा अनुमोदित होती है? अब जिला कलेक्टर है, महापौर, राज्य सरकार को नहीं, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है। और उसके बाद में फिर इसके अंतर्गत मास्टर प्लान योजना किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? मास्टर प्लान योजना किसके द्वारा अनुमोदित होगी? राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदन करेगा। कौन करेगा? इसमें राज्य सरकार अनुमोदन करेगा। ढंग से इसको क्वेश्चन को देखा नहीं, हड़बड़ाहट कभी भी आपके अंतर्गत भी नहीं होनी चाहिए। जितनी फास्ट एकदम फटाफट यूं करोगे तो कहीं कहीं कोई गलती हो जाएगी। तो राज्य सरकार इसके लिए क्या करती है? अनुमोदन करने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका सामग्री क्रय और नियम 1974 के किस नियम द्वारा निविदा का क्रय और कार्य निष्पादन में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ये देखो, नियम जब स्टार्टिंग में 3 नंबर भी देखते हैं वहां पे भी इसका दिया हुआ है। तो सक्षम अधिकारी ही उसके अंतर्गत क्या करेगा? स्वीकृति आवश्यक होती है। और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक किसके अंतर्गत? B14 फोर्ट के अंतर्गत ये क्या होते हैं? सक्षम अधिकारी होते हैं। और जो 12 सेल्फ है वो क्या चीज इसके अंतर्गत बता रही है कि 12 के अंतर्गत यदि कोई धरोहर राशि नहीं लाया है, धरोहर राशि का मतलब होता है एक्सनेस्ट मनी, जो अधिसूचित संदर्भ राशि है वो नहीं लाएगा तो इसको मान्य नहीं है। 13 ट्रस्टीन क्या करेगा? समस्त वस्तुएं उसकी स्वीकृति के पूरे निरीक्षण के अधीन होगी। जब पैसा होगा तो क्या करेगा? सबसे पहले उसके निरीक्षण के अधीन होगी। और जो 2000 से अधिक के मामले हैं वो ठेकेदारों से बातचीत की जाएगी। ये अपने 11 नंबर नियम के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय और संविदा 1974 की दिनांक से लागू हो गया। अब लागू होने की बात कही गई। देखो 27 नवंबर 1974 को तो ये नियम बन गया। फिर 16 फरवरी 1975 को ये गजट में प्रकाशित हुआ और इसमें लिखा था कि 1 महीने बाद में ये लागू हो जाएगा। तो 16 मार्च 1975 को ये लागू हो गया। इसके अंतर्गत डी ऑप्शन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन सी धारा मास्टर प्लान योजना का पुनरीक्षण से संबंधित है? तो मास्टर प्लान के जो पुनरीक्षण से संबंधित है भाई 159 तो कम से कम अपन को पहले ही पता है, ये स्टार्ट यहीं से हो रहा है। तो इसमें नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना के बारे में तथा अन्य योजनाएं तैयार इसके अंतर्गत की जा रही है। 162 के अंतर्गत क्या कह रहा है कि योजनाएं बन गई है तो उसके बाद के अंतर्गत भी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो 62 के अंतर्गत क्या कर देंगे? 62 है जो 60 साल के हो गए, 62। तो ये उसके बाद में भी क्या करते हैं? जो योजना के पश्चातवर्ती परिवर्तन भी किया जा सकता है। जो धारा 165 है वो क्या कहती है? ये योजनाओं के पुनरीक्षण से संबंधित आती है। तो इसमें सी ऑप्शन इसके अंतर्गत हो जाएगा। अब इसके अलावा इस अधिनियम जो 164 कहता है कि भाई इससे पहले यदि कोई योजनाएं बनी हुई है तो वो योजनाएं सारी गौण हो जाएगी इसके सामने। ये बात यहाँ पर की गई है। राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के नियम 8 के अंतर्गत वस्तुओं की संख्या के नमूने कम से कम जो अपने जांच अधिकारी है, जो मांग अधिकारी है, वही उसके कितने नमूने लेगा या उसी के साथ में कोई निरीक्षण करने वाला है तो वो नमूने कम से कम कितने लेंगे? 10% उसके नमूने लिए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसके अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 नियम 4 के अंतर्गत सामग्री क्रय के मामले में 100 लाख से अधिक की कितनी समय सीमा का पालन किया जाएगा? तो 100 लाख सबसे अधिक है, 30 दिवस है। सबसे अधिक बात आती है 30 दिवस। 7 दिन की बात आती है तो 1 लाख से लेकर के 10 लाख है तो 15 दिन। 15 दिन क्या अपने 10 दिन, सॉरी ऊपर लिख दिया इसको, ऑप्शन में इसी प्रकार से था। तो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक तो कितने आ जाएगा इसमें? 15 दिन। और 10 लाख से लेकर के 100 लाख तक आ रहा है। देखो इसमें और गलत लिख दी, अपने 10 लाख से 100 लाख तक का है तो 15 दिन और ये 10 दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये भी चीजें ध्यान में रखनी है। 100 लाख से अधिक है तो 30 दिन, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और सुविधा नियम 1974 के नियम 6 के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? खुली निविदाएं सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा अनुमानित मूल्य 5,000 या इससे अधिक पर जारी की जा सकती है। बिल्कुल राइट बात कह रहा है। मांग करता यह प्रमाणित करे कि मांग अत्यावश्यक होने से 10,000 रुपए से अधिक पर सीमित निविदा जारी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। वो उस स्थिति के अंतर्गत की जाएगी जब यदि कोई लोकहित का मामला, कब हो? लोकहित का मांग का हो। यदि कोई मांग अत्यावश्यक हो, मांग अत्यावश्यक हो, लोकहित के अंतर्गत इस प्रकार का कोई डिसीजन लेना पड़े, या फिर कहीं से अनुबंध किया हुआ हो कि ये माल लेना जरूरी है, उस स्थिति के अंतर्गत भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो कथन इसके अंतर्गत दोनों सही आ रहे हैं, तो सी इसके अंतर्गत ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका सामग्री के क्रय नियम 1974 के नियम 14 ये क्या कर रहा है? नगर निगम के मामले में 200 लाख से वह प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति कौन देता है? तो इसके अंतर्गत कौन देगा? महापौर के द्वारा दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत महापौर होता है, जो नगर परिषद है वह सभापति होता है, और जो नगरपालिका बोर्ड है वहां पर अपने अध्यक्ष होता है। ठीक ना? ये किताब के अंतर्गत थोड़ा गलत भी है, तो उसको आप इस चीज को जरूर थोड़ा सा नोट करके ध्यान अच्छे से देखना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974 के अंतर्गत निविदा का प्रारूप क्या है? इसमें 17 नियम है, 1 से लेकर के 17 नियम है। सबसे लास्ट के अंतर्गत जो सेठ जी है वही क्या है? निविदा का प्रारूप कर रहे हैं। तो इसमें डी ऑप्शन अपने आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अब 14 के अंतर्गत अभी अपन ने देखा था सक्षम स्वीकृति इसके अंतर्गत 14 के अंतर्गत दी हुई है। 16 स्विच 16 ये क्या कहता है? कोई नियम भाई बाध्यकारी नहीं है यदि नियमों की पालना नहीं कर रहा तो। और 10 और 4 ये कॉमन ही है, ये लोक निर्माण के, ये तो कह रहा है लोक निर्माण के, वो क्रय सामग्री खरीदने के, लोक निर्माण के कार्यों को निविदाएं आमंत्रित करने के लिए वापस से वही समय सीमा 1 लाख तक 7 दिन, 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक तो अपने 10 दिन, और 10 लाख से लेकर के अपने 100 लाख तक तो 15 दिन, और 100 लाख से भी ऊपर का है तो अपने 30 दिन इसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं। ये इसके अंतर्गत बात की गई, डी ऑप्शन आ जाएगा ना। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य कृत्य के अंतर्गत समितियों का गठन कब किया, किस स्थिति के अंतर्गत किया जाता है? तो सामान्य बैठक के अंतर्गत की जाती है। और सामान्य बैठक आपको पता होगा कि जो धारा 51 है, 51 के अंतर्गत क्या चीजें दी गई है? नगर पालिका में बैठकों के बारे में उपबंध किया गया, और ये एटलीस्ट 2 महीने के अंतर्गत हो तो वर्ष के अंतर्गत 6 अपने होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन में नगरपालिका की कार्रवाइयों अभिलेखों की अभिरक्षा कौन करता है? तो जिला कलेक्टर का कोई मतलब नहीं है, अपने नगरपालिका अध्यक्ष से नहीं है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। कौन करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। और नियम 21 के अंतर्गत, 21 को अपन ने 21 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत वहां लिया था, और जैसे कोई अपने शादी के साथ में उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो वही अभिलेखों की अभिरक्षा करने से बात आ गई है। नेक्स्ट देखिए 43, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की बैठक में विचारार्थ समस्त संकल्पों की उपस्थिति होते हुए भी मतदान देने के लिए सदस्यों को मत समान होने की स्थिति में निर्णायक मत कौन देगा? तो निर्णायक मत देगा भाई पीठासीन अधिकारी देगा। कौन देगा? पीठासीन अधिकारी। ये नहीं होगा, अध्यक्ष नहीं होगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो समिति का कोई इसमें से कोई अन्य सदस्य में से बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत बैठक की गणपूर्ति का नियम देखो 7 हेवन के अंतर्गत गणपूर्ति थी, 11 लेमन के अंतर्गत बैठक का कार्यव्रत था। क्या था ये? यदि आपने नहीं देखा है तो निमोनिक्स मेथड से आप इसके पहले थ्योरेटिकल चीज को देखिए, फिर इसके एमसीक्यू निकालोगे और फिर आपको ये अपना आप हो जाएगा। 12 सेल्फ के अंतर्गत बोलने का, यदि फालतू की बात बोलता है तो उसके बोलने पर कतिपय निर्बंधन की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। और बैठक का जो कार्यव्रत है वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है, और 3 दिन के अंतर्गत जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उसी की देखरेख के अंतर्गत किया जाता है। और किसी प्रकार के जो सदस्य प्रश्न करते हैं वो 6 नियम के अंतर्गत दिया हुआ है। यदि वो 15 दिन में जवाब नहीं देता है तो उसको फिर मौखिक जवाब भी देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, हृदय योजना के अंतर्गत देश के कुल कितने शहरों को चयनित किया गया था? तो देखो ये जो 500 शहर हैं वो तो है अमृत योजना के तहत। किसके तहत है? अमृत योजना के तहत है। बहुत अच्छे अपन ने ऑप्शन देकर के इस प्रकार से प्रयास किया गया। 29 भी क्या है? राजस्थान के अंतर्गत अमृत के शहर है। पहले 28 थे, फिर झालावाड़ को शामिल करने के बाद में इसके अंतर्गत 29 हो गए हैं। फिर बात आती है हृदय योजना में कुल कितने हैं? तो 12 शहरों का चयनित किए गए हैं। उसके अंतर्गत राजस्थान का भी एक अपने इसको अजमेर को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय योजना में वित्त पोषित कहां से होता है? तो ये 100% कौन करता है? इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र असंगत है? भौतिक आधारभूत संरचना ठीक है, संस्थागत आधारभूत संरचना ठीक है, आर्थिक आधारभूत संरचना ठीक लगता है, राजनीतिक का इससे कोई आधारभूत से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इसे असंगत है। यहां पर क्या आ जाएगा? सामाजिक संरचना इसके अंतर्गत ऑप्शन के अंतर्गत हो सकता है। 4 इसके अंतर्गत वैसे क्षेत्र थे। नेक्स्ट देखिए, अमृत मिशन योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के कितने शहरों को चुना गया है? तो इसके अंतर्गत याद रख लेना सीधा सा डी ऑप्शन 13 इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमृत मिशन योजना का उद्देश्य हरियाली और अच्छी तरह से बनाए हुए खुले स्थान जैसे पार्क आदि विकसित करना, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करना ठीक है। गैर मोटर चालित परिवहन जैसे पैदल चलाना, साइकिल चलाना, सारी बातें इसके अंतर्गत की गई। तो उपयुक्त डी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत मिशन 2.0 की समय अवधि कितनी रखी गई? तो 5 साल के लिए 1 अक्टूबर 2021 को आई थिंक चालू हुआ था और 2025-26 तक इसकी टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये क्लास पूरी अच्छी लगी होगी। हमने पूरा एनालिटिकली डिसीजन किया गया है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छा कंटेंट और अच्छा काम कर सकें और जल्दी से जल्दी इसके अंतर्गत पूरा मोटिवेट होकर के काम कर सकें। थैंक्स ए लॉट।